श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जो कि आगामी 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले हैं और हमारे साथ थे विशेषज्ञ श्री शुभम तोमर जी। शुभम जी, जैसा कि हमने बताया था, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हैं और वर्तमान में वे रायपुर में चंद्रखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में पदस्थ हैं। शुभम जी, पिछले हफ्ते आपने हमें बताया था भारतीय न्याय संहिता के बारे में, आपने पूरा विस्तार से बताया था कि उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो कि लोगों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि जैसा कि 3 नए आपराधिक कानून हैं, तो पहले के बारे में तो आपने बता दिया था, भारतीय न्याय संहिता के बारे में। अब जो दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके बारे में बताइए कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, ये किस तरह से लोगों को सीधे तौर पे प्रभावित करेंगे। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो पूर्व का जो कानून था वो था दंड प्रक्रिया संहिता 1973। जी, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके नाम पे ही आकर्षित करना चाहता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पुराने कानून का नाम था। नया जो कानून है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी, अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि नाम से ही बहुत फर्क आया है। जी, कि पहले सिर्फ जो है वो दंड की प्रक्रिया के विधान को बताता था। जी, अब जो है ये नागरिक की सुरक्षा की संहिता है। जी, ये अब बता रहा है कि नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में क्या प्रावधान होने चाहिए। ये प्रावधानों का अभाव जो पुराने कानून में हुआ करता था उसको अब इसमें समाहित किया गया है। जी, अगर हम शुरुआत करें एफआईआर से। जी, एफआईआर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जब घटना घटित होती है तो उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है उस अपराध के संबंध में एफआईआर लिखाना, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना। जी, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रक्रिया जो पहले थी वो सेम है, परंतु अब 2 एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं जो कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। जी, जैसे कि पहला है कि इसमें ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अच्छा, यानी कि पहले कोई भी अगर व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो उसे थाने में जाना होता था और थाने में जाकर उसे जो है लिखित में या मौखिक शिकायत दर्ज करानी होती थी। जी, अब जो है व्यक्ति अपने घर में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो वेबसाइट है उसमें वो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। जी, कि जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटित हुई है और आप कहीं बाहर हैं तो आपको वहां उसकी जानकारी मिली तो आपने तत्काल ईएफआईआर करा दिया। जी, उसके बाद ये कानून में प्रावधान किया गया है कि उस ईएफआईआर कराने के 3 दिवस के भीतर जी आपको आकर थाने में लिखित शिकायत में आके हस्ताक्षर करना होगा। अच्छा, ये एक प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि ईएफआईआर है उसका मिसयूज भी हो सकता है। बिल्कुल, हालांकि सरकार ये चीज को बहुत अच्छे मकसद से लेके आई है, लेकिन हमेशा संभावना रहती है कि जहां सही है वहां गलत भी हो सकता है। जी, तो कोई बोगस शिकायतें या फिर उसका मिसयूज ना करे, इसलिए एक प्रावधान ये रखा गया है कि आप ईएफआईआर कर दीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगी अपराध की प्रकृति को देखते हुए, परंतु 3 दिवस के भीतर आपको आकर उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो पूर्ण एक एफआईआर का स्वरूप ले लेगी। जी, दूसरा जो प्रावधान किया गया है वो 0 एफआईआर का किया गया है। अच्छा, 0 एफआईआर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। जी, सामान्य शब्दों में समझाऊं तो 0 एफआईआर का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं पे घटना होती है, जी, जैसे मैं इसको उदाहरण से समझाऊं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध रायपुर में कोई घटना हुई है। जी, रायपुर के अगर हम कहें कि सिविल लाइंस थाने में कोई घटना हुई है तो सामान्यतः कानून ये बोलता है कि आपको एफआईआर सिविल लाइंस थाने में जाकर करानी है। जी, परंतु 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप देश के किसी भी कोने के किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं उस घटना के संबंध में, और वो जो थाना है वो उस एफआईआर को जो संबंधित सिविल लाइंस थाना है वहां पे उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये एक जनता के लिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है, इससे उनको बहुत सहूलियत मिलेगी कि अगर व्यक्ति मान लीजिए थाना तुरंत नहीं जा सकता जहां घटना हुई है तो वो देश के जिस भी कोने में है, प्रदेश के उस शहर के उस थाने में अपने निरह जो थाना है पास का वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। शुभम जी, इसमें और भी क्या है? भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें और भी क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक और परिवर्तन किया गया है जी कि जैसा कि हम आम तौर पर सुनते हैं कि न्याय की प्रक्रिया और न्याय मिलने में देरी होती है जी, उस चीज को दूर करने के लिए और जो पूरी प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए समय सीमा अब जो है नए कानून में बांध दी गई है। अच्छा, अब हर चीज की समय सीमा है, ऐसा नहीं है कि वो एक लंबे समय तक खींचते चला जा रहा है कोई मामला, ऐसा नहीं है जी जैसे मैं कुछ अगर मुख्य चीजें बताऊं तो जैसे जजमेंट जी की अगर हम बात करें जी, तो कोई भी न्यायालय अब ये उसको ये बाध्य कर दिया गया है जी कि जैसे ही न्यायालय में किसी भी केस की सुनवाई पूर्ण होती है उस सुनवाई के पूर्ण होने के तुरंत बाद ही उन्हें जजमेंट देना है जी, लेकिन किसी भी अवस्था में वो 45 दिन से ज्यादा नहीं टाल सकते। अच्छा, यानी कि अब न्यायालयों के ऊपर भी ये बाध्यता है कि उन्हें मामले की सुनवाई खत्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर जी जो है अब जजमेंट देना आवश्यक है, निर्णय सुनाना आवश्यक है। इसके साथ में जन सुविधा के लिए ये भी जोड़ा गया है कि उस जजमेंट होने के 7 दिवस के भीतर जी उस जजमेंट को कोर्ट का जो न्यायालय का जो पोर्टल होता है, जो वेबसाइट होती है, उसमें अपलोड करना आवश्यक है। अच्छा, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं वो ये किया गया है कि 3 साल से कम सजा वाले जी जो मामले हैं जी, उसमें अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है या फिर उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसमें उस अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले जी जो पुलिस वाला है उसे कम से कम डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन प्राप्त होने के बाद ही जी वो उस अपराधी को अरेस्ट कर सकता है। जी दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो प्रावधान किया गया है जी कि किसी 3 साल से 7 साल की सजा में आने वाला अगर कोई अपराध है उसकी सूचना अगर पुलिस को मिलती है, अगर पुलिस को ये लगता है कि उसकी एफआईआर दर्ज होने से पहले थोड़ी सी जांच करना आवश्यक है कि वाकई में वो अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो 14 दिन के भीतर डीएसपी रैंक के ऑफिसर की परमिशन लेने के पश्चात उसमें 14 दिवस के भीतर उनको प्रारंभिक जांच करनी होगी जी, और फिर उन 14 दिनों में उनको ये डिसाइड कर लेना होगा कि उन्हें एफआईआर करना है या नहीं करना है। ओके, ये इसलिए बेसिकली किया गया है क्योंकि बहुत से मामले ऐसे आते थे जहां पे झूठी एफआईआर की बहुत बार लोग कंप्लेन करते थे कि झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई है जी, या फिर पुलिस जो है जांच के लिए एप्लीकेशन तो ले लेती थी लेकिन जो है उसकी समय कोई सीमा नहीं हुआ करती थी जी, अब जो है इन चीजों से बचने के लिए 14 दिन की एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। इसमें इस नए जैसे कानून समय में। सीमा की आपने बात की तो जजमेंट की भी आपने बात की जी। ये पुलिस विवेचना के लिए भी कुछ किया गया है कि वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा करे, क्योंकि कभी कभी जो जांच है विवेचना है वो काफी लंबी खींची जाती है। जी जी जी, इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन की जो समय सीमा की आप बात कर रहे हैं इसके लिए प्रावधान किया गया है जिसमें कोई भी जो ऐसा अपराध है भारतीय न्याय संहिता का या किसी भी एक्ट का जिसमें 10 साल तक की सजा किसी अपराध में हो सकती है, उसमें जो चालान पेश करना यानी कि विवेचना पूर्ण कर जो चालान प्रस्तुत किया जाता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है पुलिस द्वारा, उसकी समय सीमा 60 दिन तय की गई है जी। और अगर 10 साल से ऊपर की सजा वाले जितने मामले हैं जी। ऐसी जो भी धाराएं जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है उसमें जो समय सीमा है वो 90 दिन की तय है। उन 90 दिनों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट न्यायालय पेश करनी होती है। शोम जी, एक बात और है, जो ये 3 नए आपराधिक कानून है जो लागू होने जा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक को भी काफी महत्व दिया गया, उसको काफी रेखांकित किया गया है। और खासतौर से ऐसे पहले क्या था कि जो डिजिटल जो भी सबूत हैं वो उतना मान्य नहीं हुआ करते थे, अब शायद उनको भी मान्यता मिलेगी। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है और तीनों जो नवीन कानून आए हैं उनमें किया गया है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन का आधार है, पूरा जो प्रक्रिया है न्यायालयीन प्रक्रिया, वो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दी गई है। यानी कि उसमें तकनीक और फॉरेंसिक्स इनका जो है समायोजन कर दिया गया है। एक मैं उदाहरण देना चाहूं तो 7 साल या उससे ज्यादा के सजा वाले मामले उसमें अब ये अनिवार्य है कि एक न्याय दल का गठन किया जाएगा। अच्छा, न्याय दल का मतलब ये है कि जो विवेचना अधिकारी है जो किसी मामले इन्वेस्टिगेशन करना है, उसे जैसे ये सूचना मिलेगी कि 7 साल या उससे ऊपर के सजा वाले किसी मामले घटित हुई है, तो वो सबसे पहले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको सूचित करेंगे और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम होगा कि वो एक टीम बना के जाएंगे घटनास्थल पर और वहां पे जो साक्ष्य का संकलन होता है, मान लीजिए कि फिंगरप्रिंट लेना है या किसी प्रकार का कोई नमूना लेना है, तो उसमें अब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट यानी कि साइंटिस्ट साथ में रहेगा और उस नमूना संकलन का जो काम है
वो उनका रहेगा। अच्छा। तो अब अगर एक्सपर्ट की सहायता से अगर संकलन किया जाएगा साक्ष्यों का जी, तो हम सभी ये जानते हैं कि फिर वो एक बेहतर साक्ष्य के रूप में बन पाएगा। अगर किसी प्रकार कोई कमी पहले रह जाती थी तो अब उसकी वो पूर्ति होगी और न्यायालय में ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि आरोपी को उसके अपराध की सजा मिल सके। जी। एक जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है कि अब हर जो प्रोसेस होगा, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की तलाशी होती है या किसी जगह की छानबीन होती है या घटनास्थल का निरीक्षण होता है, वहां से कोई चीज जब्त की जा रही है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। और जैसे समन वगैरह भी अब क्या ईमेल और उसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जाएंगे? जी जी जी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है जी, कि समन्स की तामील भी एक बहुत बड़ा एक कठिन कार्य हुआ करता था जी। तो अब समन्स को पहुंचाने का और भेजने का जो कार्य है वो व्हाट्सएप, जैसे कि हम सब आजकल यूज करते हैं व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उनके मदद से जो है अब समन वगैरह भी और जैसे डिजिटल जो सबूत होते हैं, कभी कभी कोई वीडियो है किसी के पास में, ऑडियो, तो क्या वो भी अब मान्य होंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है जी, उसमें जरूरी परिवर्तन संशोधन करते हुए जो नया कानून जो लाया गया है जी, उसमें अब जो डिजिटल साक्ष्य हैं जी, उनकी ग्राह्यता को अब बढ़ाया गया है। अच्छा जी, अब जो है डिजिटल भी अगर कोई साक्ष्य आता है जी तो उसकी वैल्यू को उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें गवाहों की जो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होता है, तो क्या इसमें कोई प्रावधान है क्या? ये भी विषय बहुत लंबे समय से चला आ रहा था जी कि गवाह जो होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी न्याय प्रणाली के रीढ़ होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गवाह ही होता है, वो अगर आकर न्यायालय में बताता है कि ऐसी कोई घटना उसके समक्ष हुई है, उसी आधार पे ही न्यायालय जो है कार्रवाई कर पाता है, उस व्यक्ति को दंडित कर पाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि विटनेस जो गवाह है उसको अपनी खुद की सुरक्षा का भय होता था जी। तो इससे दूर करने के लिए अब नवीन कानून में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करेगी। एक बात और है कि कई बार ये देखा गया है कि कोई भी अपराधी है, कोई घोटाला करके, कोई स्कैम करके भग जाता है, देश के बाहर भी भग जाता है, और फिर उसकी वजह से वो जो पूरा मामला जो है वो लंबित हो जाता है, वो लटका रहता है। जी, जी, जी। तो क्या ये नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि अब उसकी गैर मौजूदगी में भी वो मामला आगे बढ़ सके? अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जी, उसमें अब ये नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कानून के हाथों से बचकर भाग जाता है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है जी, तो पहले ये होता था कि उसकी अनुपस्थिति में पूरी कार्यवाही रुकी रहती थी जी, और अगर उसको पकड़ के लाने में वर्षों अगर लग गए तो जो गवाह होंगे और जो सबूत होंगे उनकी भी क्या वैल्यू रह जाएगी जी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है उनकी वैल्यू भी कम होती जाती है जी। अब ये प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे भगोड़ा घोषित किया गया है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ में अगर वो वापस नहीं आता है जी, अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी अब कोर्ट जो है पूरी कार्यवाही चला सकती है और उसको सजा भी दे सकती है। फिर वो व्यक्ति जब पकड़ में आएगा तो उसे फिर उस हिसाब से न्यायालय में सजा के लिए भेजा जाएगा। मामले वर्षों तक न लंबित रहें आरोपी के भाग जाने की वजह से, इसलिए अब उसकी अनुपस्थिति में भी जो है अब प्रक्रिया पूरी चलाई जा सकती है। एक चीज और है शुभम जी, ये भी देखा गया है कि ऐसे लोकतंत्र में तो सरकारें जो हैं वो बनती और बदलती रहती हैं जी। तो किसी एक पार्टी की सरकार थी, अब दूसरी मान लीजिए पार्टी की किसी की सरकार आ गई, तो पुराने मामले होते हैं, वो राजनीतिक भी कई प्रेरित होते हैं, तो सरकार जो है वो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से कभी एक मुश्त खत्म कर देती है कई मामलों को जी। तो क्या भी वैसा संभव हो पाएगा या इसमें कुछ वो किया गया है प्रावधान? जी जी, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 321 में जी आप जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसके संबंध में प्रावधान था कि अगर शासन को लगता है किसी मामले में तो वो उसको सीधा वापस ले सकती है जी। वापस लेने का अर्थ है कि वो जो केस है वो समाप्त हो गया जी। तो इसमें बहुत बार ऐसा होता था कि जो पीड़ित होता था उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी जी। उन्हें जब पता चलता था कि उनका मामला वापस ले लिया गया है जी। तो बहुत बार उनमें नाराजगी भी होती थी, थोड़ा सा मन में ये भी लगता था कि हमारे साथ घटना हुई और सरकार ने अपनी तरफ से केस वापस ले लिया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें प्रावधान किया गया है कि शासन यानी सरकार अगर किसी मामले को वापस लेना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है, तो ऐसा करने से पहले उसे पीड़ित व्यक्ति से भी जो है पूछना पड़ेगा। अच्छा। अगर पीड़ित व्यक्ति द्वारा इसके संबंध में सहमति प्रदान की जाती है तो उसकी सहमति के पश्चात ही वो मामला वापस लिया जा सकेगा, नहीं तो वो मामला यथावत चलता रहेगा।
शुभम जी, एक अंतिम सवाल। कई लोगों के मन में ये चीज उठती है कि भाई ये नए कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं जी, तो जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो पुराने मामले चल रहे हैं उनका क्या होगा, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर नए जो कानून लागू होंगे उनके तहत कब से, मतलब यानी कौन से अपराध ये माने जाएंगे कि हाँ अब इसके तहत दर्ज किए जाएंगे, नवीन कानून के तहत उनको वो धाराएं अब लगाई जाएंगी, इसके बारे में बताइए। जो तीनों नवीन कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे जी, यानी कि 1 जुलाई रात 12 बजे से तीनों नवीन कानून लागू हो जाएंगे। तो जो भी अपराध 1 जुलाई 2024 को रात 12 बजे से पहले घटित होंगे उन्हें पुराने कानून के तहत ही दर्ज करना होगा। उसकी सारी प्रक्रिया, उसकी सजा जो है वो पुराने कानून के तहत चलेगी। और 1 जुलाई 2024 से जो भी अपराध होंगे जी, उनके ऊपर जो नवीन कानून है उनकी सजाएं, उनकी प्रक्रिया वो जो है लागू होगी। तो अंत में विकल्प जी, अगर मैं संपूर्ण हमारी चर्चा को अगर समराइज करूं जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये जो तीनों नवीन आपराधिक कानून आए हैं ये हमारे संवैधानिक मूल्यों, आज के हमारे समाज की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया पूर्णतः स्वदेशी कानून है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम तोमर जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कानून है एक जटिल विषय होता है, लेकिन बहुत ही आसान लफ्जों में आपने इसे बताया। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।